आज अनिका और वेद की शादी थी। सारे मेहमान आ चुके थे। बारात भी आ चुकी थी। लड़की वाले सभी हड़बड़ी में थे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। सभी अपने अपने स्तर से व्यवस्था देख रहे थे। चारों ओर हर्ष उल्लास का माहौल था। गुलाबी लहंगे में मीत एक खूबसूरत तितली जैसी लग रही थी। वो और नंदिता दोनों ही सज धज कर शादी का मजा ले रही थीं और कनिका भी तैयार होकर आ गई थी। मैरून लहंगे में वो एक अप्सरा लग रही थी। माशा अल्लाह, नजर न लगे किसी की। मीत ने काजल कनिका के कान के पीछे लगाया। मुझे छोड़, अपना देख। आज तो एकदम कहर ढा रही है। पहले से फिट लग रही है। कनिका ने मीत की तारीफ करते हुए कहा। कभी कभी अपनी पढ़ाई अपने ऊपर भी अप्लाई कर लेती हूँ। मीत हंसी। अच्छा ये बता, गीत क्यों नहीं आई? कनिका ने सवाल किया। वो अपनी किड्स म्यूजिक टीम के साथ वो एक कंपटीशन के लिए जोधपुर गई है। अगले हफ्ते आएगी। तो उसकी चिंता मत करो। उसके हिस्से का भी मैं खा जाऊंगी। मीत हंस पड़ी। तुम दोनों बातें करती रहो। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं जा रही हूँ खाने। नंदिता ने बुरा सा मुंह बनाया। भूख तो मुझे भी बहुत तेज लगी है। कनिका, अब हम तुमसे बाद में मिलते हैं। थोड़ा पेट पूजा कर लें। कनिका को ऑल द बेस्ट बोलकर दोनों सहेलियां बफेट की ओर आईं। मैं तो चाइनीज ट्राई करूंगी। नंदिता के मुंह में पानी आ गया। और मैं पंजाबी। एक काम कर, तू चाइनीज खा और मैं पंजाबी खाकर आती हूँ। फिर बताते हैं दोनों में क्या बेस्ट है। मीत ने सुझाव दिया। दोनों सहेलियां अपने अपने काउंटर पर चली गईं। मीत को सबसे पहले छोले कुलचे ट्राई करने थे। वह कुलचे के काउंटर पर गई। उसके आगे एक शख्स खड़ा था। एक्सक्यूज मी सर। मीत ने जैसे ही कहा, वह शख्स पलटा और उसे देखकर मीत के चेहरे पर 12 बज गए, क्योंकि वह कोई और नहीं, युग था। ओह तुम, बड़ी जल्दी है तुम्हें खाने की। थोड़ा बारातियों को भी टेस्ट कर लेने दो। युग ने ताना मारा। क्यों नहीं, ढंग से खाइए, आराम से खाइए। मैं तो वैसे भी खाती रहती हूँ। मीत ने उसके ताने का जवाब दिया। जैसे वह आगे बढ़ने को हुई, युग की निगाह उसके हाथ पर बंधे बैंडेज पर गई। उसने तुरंत मीत को रोका। एक्सक्यूज मिस, यह चोट आपको कैसे लगी? समर्थ ने शंका से सवाल किया। आपको इससे क्या कैसे भी लगी हो? कहते हुए मीत तो नकती हुई वहां से चली गई। अभी कहीं चोट इसको लड्डू पे फिसलने से तो नहीं लग गई? युग ने खुद से कहा। और पीछे से आकर नंदिता ने जवाब दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना। लड्डू पर ही फिसलने से इसके चोट लग गई है। थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा लगी है। डॉक्टर ने हाथ बिल्कुल मूव करने से मना किया है। पता नहीं किस कमबख्त की वजह से उस दिन इसका पैर फिसल गया। नंदिता ने जानबूझकर युग के चेहरे को पढ़ते हुए कहा। तो यह कब ठीक होगी? डॉक्टर ने क्या बताया है? युग के चेहरे पर भी थोड़ी चिंता के भाव आ गए थे। महीना 1.5 महीना लग जाएगा, या इससे भी ज्यादा। वो छोड़िए, आप यह बताइए, आपने वेज मंचूरियन ट्राई किया? जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छे हैं। कहते हुए नंदिता जानबूझकर युग के मन में शंका डालकर वहां से चली गई। और युग सोच में पड़ गया। उसकी वजह से मीत के हाथ में इतनी चोट लग गई। मुझे समर से बात करनी होगी। वह सही कह रहा था कि मजाक मजाक में मैंने उसको ज्यादा ही लगा दिया। लेकिन समर्थ साहब हैं कहाँ? जब से आए हैं ना, जाने कहाँ घूम रहे हैं। युग ने समर्थ को ढूंढने के लिए इधर उधर नजरें फैलाईं। उधर समर्थ कुछ पुराने दोस्तों से मिल रहा था। उसे थोड़ी सर्दी लग रही थी, इसलिए वह कॉफी के काउंटर पर गया। एक कॉफी देना? हाथ मलते हुए समर्थ ने कहा। कॉफी वाले ने जैसे ही उसके लिए उसकी ओर कॉफी बढ़ाई, एक हाथ आगे आया, जिसने वह कॉफी पकड़ ली। एक्सक्यूज मी, ये मेरी है, समर्थ ने कहा और उस हाथ वाले की ओर देखा। वह कोई और नहीं बल्कि मीत थी। समर्थ को अपने सामने देख मीत भी चौंक गई। आप, डॉक्टर शर्मा, आप यहाँ? समर्थ के चेहरे पर हैरानी और खुशी दोनों के भाव थे। जी, मेरे फ्रेंड की शादी है। मीत ने बेहद सादे मन से जवाब दिया। अब आपका हाथ कैसा है? थोड़ा आराम मिला? अगर आराम ना मिला हो तो आप किसी और डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकती हैं। मैं पता करके बताऊंगा किसी अच्छे डॉक्टर के बारे में। समर्थ घूम फिरकर फिर उसी बात पर आ गया। जी, वो ठीक हो जाएगा। आप कॉफी लीजिए, मैं दूसरी ले लेती हूँ। मीत उसे कॉफी पकड़ाकर वहां से जाने को हुई, मगर समर्थ ने उसका हाथ पकड़कर वह कॉफी वापस उसे ही थमा दी। अरे नहीं, आप ये पीजिए। कुछ और खाना हो तो बताइए, मैं यहीं ले आऊंगा आपके लिए। समर्थ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मिस्टर सिंह, मेरे हाथ में चोट लगी है, पाँव में नहीं। मैं चल सकती हूँ। मीत थोड़ा खींच गई।
मगर लगी तो मुझसे है, समर्थ ने एकदम कहा। इट्स ओके मिस्टर सिंह, कभी कभी ऐसा हो जाता है। मीत उसकी बात को टालना चाहा। ऐसे कैसे? उस दिन पूरी गलती मेरी थी। समर्थ आगे कुछ कह पाता इससे पहले इसका फोन बज उठा। फोन युग ने किया था। आपका फोन? मीत ने फोन की ओर इशारा करते हुए कहा। एक सेकेंड, मेरे फ्रेंड का फोन है, अभी आता हूँ। समर्थ थोड़ा साइड में जाकर फोन से बात करने लगा। तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? समर्थ ने हैरानी से पूछा। अब इतने बड़े पंडाल में मुझे सब दिख रहे हैं, बस तू नहीं दिख रहा है। तू है कहाँ? युग ने सवाल किया। मैं कॉफी काउंटर के पास हूँ। और तू कहाँ है? समर्थ ने उससे सवाल किया। 2 मिनट के लिए पंजाबी कॉर्नर की तरफ आ, तुझे किसी से मिलवाना है। युग हड़बड़ी में था। किससे मिलवाना है? समर्थ ने हैरानी से कहा। सवाल जवाब बाद में कर लेना, जल्दी आ यहाँ। कहते हुए युग ने फोन काट दिया और समर्थ वापस मीत के पास आया। एक्चुअली मेरे फ्रेंड का फोन है, अर्जेंट बुला रहा है। मैं अभी थोड़ी देर बाद आपसे मिलता हूँ आकर। समर्थ वहां से चला गया। उसके जाते ही मीत को फिर हंसी आ गई। बड़ा ही अजीब इंसान है। एक यह है अनजाने में हुई गलती की इतनी बार सॉरी बोल रहा है, और एक वह है जानबूझकर गलती करता है। अगर तो ऐसे दिखाता है कि पता नहीं कहाँ का शहंशाह है। समर्थ को जाते हुए देख मीत ने कहा। उधर समर्थ सीधा युग के पास पहुंचा। क्या है, किससे मिलवाना है? कौन सा प्रधानमंत्री यहाँ आ गया? समर्थ ने जाते ही सवाल दाग दिया। अरे यार, वह लड़की याद है ना, भाभी की सहेली, वही थी यहाँ पर। उसी से मिलवाना था। युग की नजरें वहां मीत को ढूंढने लगी। अरे उस लड़की से मुझे क्यों मिलवा रहा था? मेरे साथ भी कोई प्रैंक करवाना चाहता है क्या? समर्थ हंसा। अरे नहीं यार, उस दिन मजाक मजाक में उसके ज्यादा चोट लग गई। मैंने अभी उसका हाथ देखा, इंजर्ड था। मुझे बड़ा गिल्ट फील हो रहा है यार। मैंने सोचा तुझे साथ ले जाऊंगा और सॉरी बोल दूंगा, क्योंकि अकेले तो मुझसे सॉरी बोली नहीं जाती। युग ने सर खुजाते हुए कहा। मैं उसी दिन बोला था, लेकिन तेरी अकल पर तो पत्थर पड़ गए थे। बहुत प्रैंक चढ़ रहा था। अभी इतनी भीड़ में उसे सॉरी बोलेगा, यहीं पटक कर मारेगी तुझे। समर्थ ने उसे समझाया। अरे तू उससे मिल तो ले एक बार, देख कर बता सॉरी बोलने पर पटक कर मारेगी या माफ कर देगी। इधर उधर देख कर। मगर यार, दिख भी तो नहीं रही, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तो यहीं थी। युग ने चारों ओर देख कर कहा। अच्छा, तो उसे छोड़, जब मिल जाएगी तब मुझे दिखा देना। अभी उससे मिलवाता हूँ तुझे, जिसका मैंने एक्सीडेंट कर दिया था, और जो मेरी न्यूट्रिशन है, डॉक्टर शर्मा, वो भी शादी में आई हुई है। चेहरे पर चमक के साथ समर्थ ने कहा। समर्थ, शर्मा के नाम से तेरा चेहरा बड़ा चमकने लगा है। बड़ा मेल मिलाप हो रहा है आजकल। कहीं 3 साल पुराने इरादे बदल तो नहीं दिए? शरारती अंदाज में युग ने कहा। बस कर, ज्यादा दिमाग मत लगा। डॉक्टर शर्मा बहुत अच्छी लड़की है, इसलिए मैं तुझे मिलवा रहा था कि लड़कियां ऐसी भी होती हैं। चल, कॉफी काउंटर पर खड़ी है, मिलवा कर आता हूँ तुझे। युग के चपत लगाते हुए समर्थ ने कहा, और दोनों कॉफी काउंटर पर चल दिए। समर्थ और युग दोनों कॉफी के काउंटर पर पहुंचे, लेकिन मीत वहां नहीं थी। आपकी डॉक्टरनी साहिबा तो गायब हो गई। युग हंसते हुए बोला। तो मैंने कहा थोड़ी ना था कि मेरा इंतजार करिए। इधर उधर देखते हुए समर्थ ने कहा। तुम्हारी डॉक्टरनी के चक्कर में मेरी बाली और निकल गई। युग के इतना कहते ही समर्थ हंस पड़ा। क्या कहा? मेरी वाली? हाँ। समर्थ हंसने लगा। अरे मेरा मतलब उस लड़की से है, मेरी चोट वाली। और तेरी चोट वाली? युग झेम गया। ये चोट वाली ही रहे तो ही अच्छा है, कहीं ये तेरी वाली ना बन जाए। समर्थ ने मजाकिया अंदाज में कहा। मेरी वाली तेरी वाली के चक्कर में ना पड़ो। बूफे बहुत बढ़िया है, एंजॉय करो। युग ने बात को घुमाना चाहा। अब तुम एंजॉय करो, मुझे थोड़ा जल्दी घर निकलना है। मामा जी की फ्लाइट है, और मुझे उन्हें छोड़ने एयरपोर्ट जाना है। वरना तुम तो मेरे मामा को जानते हो, वह मुझे ही प्लेन बनाकर उड़ा देंगे। समर्थ ने घड़ी देखते हुए कहा। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हारे मामा जी को। जाओ, नहीं तो आफत आ जाएगी तुम्हारी। युग ने समर्थ का मजाक बनाते हुए कहा। इस तरह हंसी मजाक और लुका छिपी के बीच शादी संपन्न हुई। अगले रविवार को आज फिर समर्थ का अपॉइंटमेंट था, डॉक्टर मीतिका शर्मा के साथ। मीत की शाम की शिफ्ट थी, इसलिए आज उसने दोपहर भर अपने घर में आराम किया। शाम को गीत भी आने वाली थी, इसलिए वह बहुत एक्साइटेड भी थी। लेकिन आज नीरजा यानी
मीत की माँ का पारा चढ़ा हुआ था, क्योंकि एक बहुत अच्छा रिश्ता मीत के लिए आया था और उसने शादी के लिए मना कर दिया था। मीत के लिए सामान्य घटना बन चुकी थी। वह अक्सर रिश्तों के लिए मना कर देती थी, लेकिन ये रिश्ता मना होना उसकी माँ को बहुत अखर गया, क्योंकि ये उनकी सहेली के बेटे का रिश्ता था। पता नहीं क्या समझती रहती है अपने आप को। उम्र बढ़ती जा रही है और नखरे उससे भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। इतना अच्छा लड़का न्यूयॉर्क में जॉब करता है और इस लड़की ने उसके लिए मना कर दिया। अरे कोई अनजान होता तो मैं समझ सकती थी। मेरी कॉलेज फ्रेंड का बेटा था, खुद अपने मुंह से उसने बेटे की शादी के लिए कहा था। नीरजा बहुत देर से बड़बड़ाए जा रही थी। अरे आप उन्हें जानती हो? उनके बेटे को तो नहीं जानती हो? आपको खुद सोचना चाहिए माँ। आजकल के लड़के कैसे कैसे होते हैं। वह विदेश में रहता है, अब तक तो 2-3 शादियां वहां कर चुका होगा। मीत खींचती हुई बोली। अरे ये सब तो पता करने की बातें होती हैं। तू हाँ करती तो हम उस लड़के के बारे में पता लगाते। तूने तो पहले ही करेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया उसे। बताओ मैं अपनी सहेली को क्या जवाब दूंगी? नीरजा और गुस्सा होते हुए बोली। कह दो मेरी बेटी अभी शादी नहीं करना चाहती है। मीत ने बेफिक्री के अंदाज में जवाब दिया। अरे मैंने खुद ही 10 बार फोन करके उसे लड़का पूछा है, वह क्या सोचेगी मेरे बारे में। लेकिन तुम्हें तो इन सब बातों की कुछ पड़ी नहीं है। तुम्हें तो बस अपने मन का करना है। तुम्हारी वजह से ना मुकुल की शादी हो रही है और ना गीत शादी कर रहा है, लेकिन तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। आज मीत और माँ में तगड़ी बहस होती रही। नतीजन दोनों एक दूसरे से मुंह फुलाकर बैठ गईं और मुंह फुलाए मीत 1 घंटा पहले ही अस्पताल के लिए निकल गई। उधर समर्थ ऑफिस से जल्दी घर आ गया था। उसे आज हॉस्पिटल जाना था, अपॉइंटमेंट थी उसकी। ऑफिस से आते वक्त उसने कुछ चॉकलेट खरीद ली थी। उसने सोचा कि ठीक लगा तो वह मीत को ये चॉकलेट देगा एज ए गिफ्ट। लेकिन इसी बीच युग उससे मिलने आता है। ओ भाई, तैयार तो ऐसे हो रहे हो जैसे कि कहीं डेट पर जा रहे हो। इनको देखकर कौन कहेगा कि ये डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं। युग ने ऊपर से लेकर नीचे तक समर्थ को देखते हुए कहा, अपने बाल बिगाड़ते हुए। अब ठीक लग रहा हूँ, एक कटोरा और हाथ में दे दे। समर्थ ने युग को घूरा। अरे नहीं भाई, कटोरा क्यों दूंगा? तू गुलाब ले जा। तेरे लक्षण मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं चॉकलेट देखकर। और ये क्या है? तू चॉकलेट कब से खाने लगा? ओवर वेट हो रहा है और चॉकलेट खानी है? ला मुझे दे। बेड पर पड़ी हुई चॉकलेट झपटते हुए युग ने कहा। ये मेरे लिए नहीं है ना, ना तेरे लिए। सोचा था डॉक्टर को सॉरी बोल दूं, इसलिए ले जा रहा हूँ। चॉकलेट छीनते हुए समर्थ ने कहा। तू सच बता, तेरा क्या चक्कर चल रहा है? तू अजनबी लड़की का झांसा देकर कहीं डॉक्टर के साथ चक्कर तो नहीं चलाने लगा? समर्थ को शक निगाह से देखते हुए युग ने कहा। तेरी कसम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने मम्मी से पूछा था किसी को सॉरी बोलना हो तो क्या करूं। मम्मी ने कहा था कुछ मीठा खिला दो। अब वो ठहरी न्यूट्रिशनिस्ट, इसलिए मैं ये डाइट चॉकलेट ले आया। समर्थ ने अपनी सफाई दी। अरे मेरे भाई, कसम बसम मत खा। और मम्मी को किसी लड़की के बारे में बताया है तो कुछ तो बात होगी लड़की में। हालांकि तू ये बात मानेगा नहीं। तू प्रभावित तो है उस लड़की से। युग ने फिर छेड़ा। अगर ऐसी बात है मेरे भाई, तो मैं उस अजनबी लड़की के बारे में मम्मी को बात पहले बता चुका हूँ। वो उस लड़की के बारे में जानती हैं। इसलिए अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद कर और मुझे मेरा काम करने दे बस। डॉक्टर शर्मा एक अच्छी लड़की है, इसलिए चॉकलेट। बालों को सेट करते हुए समर्थ ने कहा। अच्छा ऐसी बात है। एक चॉकलेट छीनकर तो मुझे भी किसी को सॉरी बोलना है। तो ये सॉरी चॉकलेट मुझे भी चाहिए। युग के दिमाग में मीत का ख्याल अनायास ही आ गया। अब तुम मुझे बताओगे ये सॉरी किसे बोला जा रहा है? पहुंच खाते हुए समर्थ ने पूछा। अब तेरे मन की किसी को लेकर गिल्ट है तो मेरे मन में भी किसी को लेकर गिल्ट है। आज कनिका भाभी अपने घर जा रही हैं तो उनके हाथों या उनकी सहेली के लिए भिजवा दूंगा। युग ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा। लगता है आंटी जी को बताना पड़ेगा कि जल्दी ये सॉरी वाली चॉकलेट लव चॉकलेट में बदलने वाली है। छेड़ने की बारी अब समर्थ की थी। ऐसा कुछ नहीं है। तुझसे तो अनजाने में चोट लग गई थी। मैंने तो जानबूझकर मारा है उसे। अच्छा नहीं लग रहा है यार। ठीक ठाक लड़की है, ऐसे मुझे गिराना नहीं चाहिए था। भाभी की सहेली है, रिश्तेदार भी हो गई है अपनी, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट बिहेव रखना चाहिए मुझे। चेहरे पर आई मुस्कुराहट छुपाते हुए युग ने कहा।
सॉफ्ट बिहेव। अहम अहम पयाम सईदी की पंक्तियां हैं। मोहब्बत हो गई पहली नज़र में, कयामत हो गई पहली नज़र में, हमारी जिंदगी एक अजनबी की अमानत हो गई पहली नज़र में। समर्थ ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, बस बस मेरे शायर, बस कर। चॉकलेट देना है तो दे, वरना रख ले। योग हल्का सा मुस्कुराया। ले ले, तू भी क्या याद रखेगा। समर्थ मुस्कुराया। समर्थ हॉस्पिटल आ चुका था। वह थोड़ा नर्वस था। मीत के लिए चॉकलेट सॉरी कहने के पर्पज से ही लाया था, मगर उसे अंदर से डर लग रहा था कि वह उसे गलत न समझ बैठे। उधर मीत का मूड भी उखड़ा हुआ था। उसे माँ से हुई बहस के बाद से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन अपना काम तो उसे करना ही था, इसलिए वह आज बहुत चुप चुप थी। माँ से बहस होना उसे मन ही मन खटक रहा था, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकती थी। वह अपनी बात किसी को नहीं समझा सकती थी। शादी करके विदेश में सेटल होना उसके लिए नामुमकिन था। अपने ख्यालों में खोई मीत को एहसास भी नहीं हुआ कि उसने चपरासी को अगले क्लाइंट को अंदर आने की परमिशन दे दी है, और ये अगला क्लाइंट कोई और नहीं बल्कि समर्थ था। हेलो डॉक्टर शर्मा, कैसी हैं आप? आते ही समर्थ ने पूछा। ओह, आप अंदर कब आए? समर्थ की आवाज ने मीत को मानो नींद से जगाया हो। बिल्कुल अभी आया। आई गेस पियोन ने आपको बोला भी था। समर्थ अभी भी दरवाजे पर ही था। ओह सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था। आइए आइए, कम सीट। मीत ने अपना ध्यान अपने काम पर लगाने की कोशिश की। आपका हाथ अब कैसा है? थोड़ा आराम मिला? मीत के हाथ पर बंधी बैंडेज देखकर समर्थ ने सवाल किया। बहुत बेहतर है पहले से। कुछ दिनों में यह बैंडेज भी हट जाएगी। और आप बताइए, आपने अपना वजन चेक किया? पिछले 2 महीने में कितना सुधार आया है डाइट से? मीत ने तुरंत सवाल किया। 2 महीने? डॉक्टर शर्मा, आपसे भूल हो रही है। मैं पिछले हफ्ते ही आपके पास आया था। अभी तक आपने मुझे प्रॉपर डाइट प्लान नहीं बताया है। समर्थ मीत के मन की स्थिति को समझ चुका था। सॉरी सॉरी, वह मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। मैं एक बार आपकी डिटेल्स चेक कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे बात करती हूँ। क्या नाम बताया आपने अपना? मीत अपना ध्यान अपने काम पर लगाने की पूरी कोशिश कर रही थी। समर्थ सिंह। बहुत जल्दी भूल गई आप। अभी तो हम मिले थे शादी में। समर्थ ने मीत को बड़ी हैरानी से देखा। मीत को अपनी भूल महसूस हुई और उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। सॉरी मिस्टर सिंह, गहरी सांस लेते हुए मीत ने कहा। आई थिंक आप कुछ परेशान हैं। आपका ध्यान अभी पूरी तरह से यहाँ पर नहीं है। आप कुछ और सोच रही हैं। पानी का गिलास मीत की तरफ बढ़ाते हुए समर्थ ने कहा। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मीत का स्वर बहुत रूखा था। मिस शर्मा, ऐसा लग तो नहीं रहा है। आप मुझे अपना क्लाइंट मत समझिए, अपना दोस्त समझिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकती हैं। हो सकता है मैं आपकी मदद कर पाऊँ और आपके किसी काम में आऊँ। ये मेरी खुदकिस्मती होगी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपकी मदद करके, मुस्कुराते हुए समर्थ ने कहा। घर पर हुई बहस को लेकर मीत का मन अभी भी उखड़ा हुआ था। ऐसे में वह किसी की भी बात सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन समर्थ की बातें उसे इरिटेट कर रही थी। नतीजा उसका गुस्सा समर्थ पर फूट पड़ा। मुझे यह समझ में नहीं आता कि आप बिना बात के मुझसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। आपसे एक्सीडेंट हुआ, आपने सॉरी बोला, बात खत्म। अब आप यहाँ मेरे क्लाइंट हैं, जिसकी आप मुझे फीस दे रहे हैं, और मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ बस। उसके अलावा मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे घर में क्या चल रहा है, मेरे पड़ोस में क्या चल रहा है, इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मीत एकदम से जल्ला पड़ी। ओके ओके, आई एम सॉरी। समर सक पका गया। मीत का इस तरह चिल्लाना उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मौके की नज़ाकत को देखकर उसने बहुत ही शांतिपूर्ण व्यवहार किया। अगले सेकंड मीत को अपनी भूल महसूस हुई। उसने समर्थ के साथ गलत व्यवहार किया है। मिस्टर सिंह, सॉरी। अपनी भूल समझते ही मीत उसे सॉरी बोलने लगी। आप मेरा प्लान बता दीजिए, मुझे हफ्ते भर की रूटीन फॉलो करना है। नेक्स्ट वीक में फिर आ जाऊंगा और निकलता हूँ फिर मैं। समर्थ अब वहाँ से जल्द निकलना चाहता था। जी मैं बता रही हूँ मिस्टर सिंह। मीत समझ चुकी थी कि समर्थ को उसका इस तरह से बात करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि समर्थ को अपनी बात कैसे समझाए। उसने शांत रहना ही ठीक समझा। उसने तुरंत उसका प्लान रेडी किया और समर्थ को समझा दिया
समर्थ भी चुपचाप सब सुनता रहा, बिना किसी भाव के। वह वीकली प्लान लेकर वहां से चलने को हुआ कि मीत ने उसे रोक दिया। आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी ऊंची हो गई। झिझकते हुए मीत ने कहा, इट्स ओके। समर्थ बिना मीत की तरफ देखे बाहर निकलने लगा। जाने से पहले वह थोड़ा रुका। उस दिन की घटना के लिए मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आपसे सॉरी कैसे बोलूं। मुझे अंदर से बहुत गिल्ट फील हो रहा था, इसलिए चॉकलेट मैं आपके लिए लाया था। इसका कुछ गलत मतलब मत निकालिएगा। आपके लिए खरीदी थी, इसलिए आपको ही देकर जा रहा हूँ। आप चाहे तो किसी और को भी दे सकती हैं। चॉकलेट टेबल पर रखकर समर्थ बिना मीत की ओर देखे बाहर निकल गया। एक सेकंड भी नहीं रुका। समर्थ का वहां से इस तरह से चले जाना मीत को अखर गया। समर्थ देखने में ही एक सुशील और सभ्य इंसान लग रहा था। ऐसे में मीत का उससे ऊंची आवाज में बात करना कहीं से भी सही नहीं था। मीत को खुद पर बहुत पछतावा हो रहा था। मीत का मन और परेशान हो गया था। कुछ देर बाद वह नंदिता के पास गई और केबिन में घटी सारी बात उसे बता दी। तू पागल है क्या? वो जेंटलमैन था जो उसने कुछ कहा नहीं, ऊपर से चॉकलेट और देकर गया। उसकी जगह कोई और होता तो पहले तो तेरे दो थप्पड़ लगाता, नहीं तो उतनी ऊंची आवाज में बात करके यहाँ पूरे हॉस्पिटल को इकट्ठा कर देता। नंदिता ने मीत के सर पर टपली मारते हुए कहा, अरे मम्मी से बहस हो गई थी, इसलिए मेरा मूड खराब हो गया था। मुझे उस समय गुस्सा आया और मैंने मिस्टर सिंह को सुना दिया। मुंह बिचकाते हुए मीत ने कहा, तो मम्मी का गुस्सा क्या पूरे हॉस्पिटल पर उतारती फिरेगी? मीत, तुमने बहुत गलत किया है। तुम्हें उसे सॉरी बोलनी पड़ेगी। देखो, कोई और लड़का होता तो मैं तुझसे कभी नहीं कहती, लेकिन जितना तुमने उस लड़के के बारे में बताया है, उस हिसाब से मुझे बहुत अच्छे घर का सभ्य लड़का लग रहा है। नंदिता ने मीत को उसकी गलती बताई। अब बोल तो दिया था, एक बार सॉरी, और कितनी बार बोलूं? मीत ने मुंह बनाया। अगर तुम्हारे सॉरी बोलने से उसने एक्सेप्ट कर लिया होगा तो तुम्हारा मन इतना बेचैन नहीं होता। सच बात तो यह है कि तुम्हें अंदर से खराब लग रहा है, इसलिए जब तक कि अंदर का गिल्ट ना खत्म हो जाए उससे सॉरी बोलते रहना। नंदिता ने दो टूक जवाब दिया। अब ये कौन सी बात हुई? मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी सॉरी बोलने के लिए? मीत ने बहुत चढ़ाई। अगले संडे का वेट करो, या फिर दुआ करो कि वह एक दो दिन में तुम्हें कहीं मिल जाए। वरना जहाँ तक मैं तुम्हें जानती हूँ, संडे तक तो तुम्हारी गिल्ड से हालत खराब हो जाएगी। नंदिता हंसी। नंदिता का हंसना मीत को खराब नहीं लग रहा था, क्योंकि वह जानती थी कि नंदिता जो कुछ भी कह रही है सही कह रही है। समर्थ पर ऊंची आवाज में बात करना और समर्थ का यूं चुपचाप चले जाना उसे अंदर ही अंदर खा रहा था। वह खुद चाहती थी कि उसकी अगली मुलाकात समर्थ से जल्दी हो। मीत का मन बहुत बेचैन हो गया। उसकी आंखों के सामने बार बार समर्थ का चेहरा आ रहा था। समर्थ का नंबर उसकी क्लाइंट बुक में लिखा था, मगर उसे फोन करना उसे सही नहीं लग रहा था। उधर समर्थ का मन भी बहुत उदास हो गया था। मीत का उससे इस तरह बात करना उसे अच्छा नहीं लगा। युग सही ही कहता है, मैं बहुत जल्दी लोगों को जज कर लेता हूँ, इसलिए हमेशा धोखा खा जाता हूँ। अब उसे यह इंसिडेंट बताऊंगा तो वह मुझ पर ही गुस्सा करेगा। मन तो कर रहा कि अगली बार जाऊं ही ना। पूरे शहर में एक ही न्यूट्रिशियन तो नहीं है। देखता हूँ कोई मिल जाए। मुझे नहीं जाना अब। समर्थ अपने आप से ही बातें कर रहा था। मीत को लेकर उसके मन में खटास आ चुकी थी। इस घटना को 2 दिन बीत गए थे। आज समर्थ का हाफ डे था, इसलिए समर्थ ऑफिस से जल्दी आ गया था। उसने युग को फोन किया ताकि दोनों साथ में बैठकर कॉफी पी सकें, मगर युग कुछ काम से बाहर गया था, वो नहीं आ सकता था। समर्थ ने अब अकेले ही कॉफी पीने का मन बनाया और अपने पसंदीदा कैफे के लिए निकल पड़ा। इसी बीच मीत, कनिका और वेद तीनों एक कैफे पहुंचे, क्योंकि कनिका शाम की फ्लाइट से जा रही थी। अगर वह घर पर मिलने आती तो उसे देर हो जाती, इसलिए उसने मीत को कैफे बुला लिया था। तीनों ने साथ में कॉफी पी और अब कनिका और वेद जाने लगे। मीत, अब हमें चलना होगा। आज मैं और वेद ऊटी जा रहे हैं। 4 बजे फ्लाइट है, 12 बज गया है, घड़ी देखते हुए वेद ने कहा। हाँ, आप निकलो, मैं भी जाती हूँ। मुझे स्टोर से सामान लेना है। मीत ने अपना बैग ठीक करते हुए कहा। हमारा बहुत मन था गीत से भी मिल लेते, शादी में भी वो नहीं आई। कनिका ने अफसोस जताते हुए कहा। गीत 2 दिन पहले ही आने वाली थी, मगर वहाँ उसकी मामी रहती हैं, तो उन्होंने आने नहीं दिया। कह रही है आज रात तक आ जाएगी। मीत ने गीत के न आने की वजह बताई।
कोई बात नहीं, फिर मिल लेंगे। अब तो आना जाना लगा रहेगा, वेद ने हंसते हुए कहा और बिल पे करने काउंटर पर चला गया। वेद के जाते ही कनिका ने अपने पर्स से चॉकलेट निकाली जो उसे युग ने दी थी, मीत के लिए। यह लो तुम्हारी अमानत। चॉकलेट देते हुए कनिका ने कहा। यह चॉकलेट किस लिए? हैरानी से मीत ने पूछा। ये किसी ने भिजवाई है, साथ में सॉरी भी बोला है। शरारती मुस्कान के साथ कनिका ने कहा। मुझे किसने भिजवाई है और किसने सॉरी बोला है? मीत हैरान रह गई। धीरे बोल, अभी तेरे जीजा जी सुन लेंगे। यह मुझे युग ने दी थी। उसने कहा था कि उस दिन गलती से उसका पैर तुम्हारे पैर के आगे लग गया था, जिससे तुम गिर गई और तुम्हारे हाथ में इंजरी हो गई, इसलिए उसने सॉरी भेजा है। कनिका ने उसे पूरी बात बताई। अच्छा, तो उसकी शैतानी थी, मीत ने गुस्से में कहा। अरे बाबा, मस्ती मजाक में हो गया। युग बहुत अच्छा इंसान है। वह चाहता तो तुम्हें नहीं बताता कि चोट उससे लगी है, लेकिन उसने बताया ना, और सॉरी भी बोला। कनिका ने युग का पक्ष लेते हुए कहा। वाह बेटा, तुम तो 3 दिन में ही ससुराल वालों की हो गई। क्या बात है? मीत ने कनिका को चिढ़ाया। ऐसा कुछ नहीं है, पकड़ अपनी चॉकलेट और मैं चलती हूँ। घर पर भी सबको मिलना है, फिर एयरपोर्ट निकलना है, देर हो जाएगी। कनिका ने उठते हुए कहा। कनिका और वे थोड़ी ही देर में वहां से निकल गए। मीत भी बाहर आ गई। तभी उसे याद आया कि वह अपना मोबाइल अंदर ही भूल आई थी। वह अपना मोबाइल लेने जैसे ही अंदर आई, उसने देखा कि एक लड़का बिल्कुल अभी अभी उसी सीट पर जाकर बैठा है जिस पर वह बैठी थी। कोई और नहीं बल्कि समर्थ था। समर्थ को वहां देख मीत की आंखें खुशी से चमक गईं। जैसे ही उसने आगे कदम बढ़ाया, संकोच ने उसके पैर को रोक लिया। ऐसे यहाँ इस तरह वह उसे कैसे बात कर सकती थी? कहीं इस बार समर्थ ने उसे कुछ कह दिया तो? मौका अच्छा है, सॉरी बोल देती हूँ। लेकिन कहीं उस दिन का बदला मिस्टर सिंह ने आज ले लिया तो? नहीं, रहने देती हूँ। मैं नहीं बात करूंगी। लेकिन फोन लेने तो जाना पड़ेगा। वह तो स्टेबल पर रखा हुआ है। क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चल ही जाती हूँ, जो होगा देखा जाएगा। खुद से सवाल जवाब करती मीत रिसेप्शन पर खड़ी थी। उसने देखा कि समर्थ की निगाह सामने रखे फोन पर गई। समर्थ ने इधर उधर देखा और वेटर को बुलाया। शायद उस फोन के बारे में वेटर को बताने वाला था। इससे पहले वह कुछ कह पाता, मीत उसके सामने पहुंच गई। ये मेरा फोन है, मीत ने हिचकिचाते हुए कहा। मीत को सामने देख समर्थ भी चौंक गया। आप? उसने हैरानी से मीत को देखा। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ प्लीज? मीत ने धीरे से कहा। जी, आप? समर्थ ने बस इतना कहा। आई नो, आप मुझसे गुस्सा हैं, और होना भी चाहिए। मैं भी इतनी बड़ी उल्लू हूँ कि कब क्या कर बैठूं मुझे खुद पता नहीं रहता है। उस दिन जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। मेरी माँ से थोड़ा झगड़ा हुआ था और इसी बात को लेकर मैं परेशान थी। और जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई भी मुझसे बात ना करे, किसी भी तरह की। और आपने एक दो सवाल पूछ लिया और माँ का गुस्सा आप पर निकल गया। आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे आपसे उस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी मिस्टर सिंह। मीत बैठकर एक सांस में कहती चली गई। उसे इस तरह लगातार बोलते देख समर्थ बुरी तरह हंस पड़ा। हाँ हाँ मिस्टर शर्मा, रिलैक्स रिलैक्स। हंसी रोकते हुए समर्थ ने कहा। आई थिंक अब आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं उस दिन आपने मेरा एक्सीडेंट किया, मैंने आपको माफ कर दिया। मैं आपसे चिल्लाई और आप मुझे माफ कर दीजिए। हिसाब बराबर। मीत ने एकदम से कहा तो समर्थ फिर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। अच्छा, तो आप हिसाब बराबर करने आई हैं। मैंने तो आपको चॉकलेट भी दी थी, उसका क्या? समर तब मजाक के मूड में आ गया था। हाँ, तो मैं भी लाई चॉकलेट आपके लिए। बैग टटोल कर यह लीजिए। मीत ने बैग से वही चॉकलेट निकालकर समर की ओर बढ़ा दी जो युग ने कनिका के जरिए उसके लिए भिजवाई थी। क्या बात है मिस शर्मा, हिसाब बराबर करने में तो आप नंबर वन है। चॉकलेट भी सेम टू सेम दे रही हैं, कहीं वही तो नहीं वापस कर दी? चॉकलेट लेते हुए समर्थ ने कहा। नहीं नहीं, ये वह चॉकलेट नहीं है। वह तो मैं तुरंत ही खा ली थी, पूरी, अकेले। बहुत ही मासूमियत के साथ मीत ने कहा। ऐसे मैं आपकी सॉरी एक्सेप्ट नहीं करने वाला, समर्थ ने गंभीर होते हुए कहा। फिर कैसे? सवालिया नजरों से समर्थ की ओर देखते हुए मीत ने पूछा। अरे घबराइए मत, रौद्र रूप मत धारण कीजिए। एक्चुअली मैं यहाँ अपने दोस्त के साथ कॉफी पीने आया था। अब वह तो नहीं आ रहा है। अकेले कॉफी पीना उतना अच्छा नहीं लगता मुझे। अगर आपको ठीक लगे
तो एक कॉफी हो जाए साथ में, संकोच करते हुए समर्थ ने पूछा। कॉफी? मीत ने बात को दोहराया। इट्स ओके, आपको नहीं पसंद तो कोई बात नहीं। समर्थ थोड़ा घबरा गया। एक्सप्रेसो मैं पी चुकी हूँ, कैपुचिनो चलेगी? हल्की मुस्कुराहट के साथ मीत ने कहा। युग अपनी बुक स्टोर का सामान लेने बाहर गया था। उसे वापस आते समय बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए वह गाड़ी तेज चला रहा था। मौसम भी हल्का बूंदाबांदी का था। शाम ढल चुकी थी, इसलिए वह जल्द से जल्द घर पहुंचना चाहता था। तभी उसने देखा कि एक लड़की सूटकेस और पर्स लिए सड़क पर जा रही है। रास्ता पूरा खाली था। युग का ध्यान अभी गया ही था कि उसने देखा पीछे से एक बाइक आई और बाइक पर बैठे लड़कों ने तेजी से उस लड़के के हाथ में पकड़े पर्स पर झपट्टा मारा और बिजली की फुर्ती से वहां से निकल गए। बरसात की वजह से सड़क पर अभी लोगों का आवागमन कम था और वह इलाका भी मुख्य मार्ग से दूर था। आसपास के दायरे में कोई दिख भी नहीं रहा था। वह लड़की चोर चोर कहकर सड़क पर दौड़ने लगी। बरसात की वजह से सड़क पर फिसलन थी, इसलिए वह लड़की वहीं गिर पड़ी। क्या करूं, चोर के पीछे जाऊं या इस लड़की को देखूं? चोर तो पकड़ में आने से रहा। एक बार उस लड़की से पूछ लेता हूँ, शायद उसे कुछ मदद की जरूरत हो। यहाँ और कोई दिख भी नहीं रहा है। मानवता के नाते युग ने तुरंत गाड़ी रोकी और गाड़ी से उतरकर उस लड़की के पास पहुंचा। आप ठीक है मैडम? वह चोर मेरा पर्स। लड़की बुरी तरह घबराई हुई थी। उस लड़की की उम्र 27 से 28 साल की थी। हल्का पीला सूट, गहरी नीली आंखें और घुंघराले बाल। देखने में वह किसी तस्वीर का हिस्सा लग रही थी। मैडम, वह लोग तो आगे निकल गए होंगे। बरसात बहुत तेज हो रही है। आप एक काम कीजिए, या तो आप यहाँ अपने घर से किसी को बुला लीजिए या सीधा थाने जाइए, रिपोर्ट लिखवाइए। युग ने उसे सलाह दी। मेरा फोन तो उसी में था। वह लड़की लगभग रुआंसी थी। डोंट वरी, आप मेरे फोन से कॉल कर लीजिए। अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको कुछ दूर तक छोड़ सकता हूँ। युग ने थोड़ा हिचकिचाते हुए मदद का हाथ बढ़ाया। कॉल? मगर वह लड़की थोड़ा डरी हुई थी। आप घबराएं नहीं, मैं कोई रोड साइड नहीं हूँ। शहर में मेरी बड़ी बुक शॉप है, शायद आपने नाम सुना होगा, स्टोरी टेलर ट्रेजर। युग ने अपना परिचय कराया। जी हाँ, मैंने सुना है। लड़की भी दुकान से परिचित थी। हाँ मैम, वो शॉप मेरी ही है। मैं उसका ऑनर हूँ, युग माहेश्वरी। अब तो आपको दिक्कत नहीं है मेरे साथ जाने में। मैं आपको आपके घर तक या आप जहाँ कहें वहां तक छोड़ सकता हूँ। युग ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। शुक्रिया सर, मुझे आप यहीं पास में पुलिस स्टेशन तक छोड़ दीजिए ताकि मैं कंप्लेंट लिखा सकूं। लड़की ने आग्रह किया। क्यों नहीं मैम, मैं भी साथ चलता हूँ। मैं तो अपनी आंखों से देखा है उन्हें पर्स ले जाते हुए। युग ने गाड़ी का दरवाजा खोलते हुए कहा। थैंक्स सर। लड़की ने धन्यवाद दिया। सर नहीं, युग। और थैंक यू मत कहिए। बस इतना कीजिए, कभी भी कुछ बुक्स वगैरह लेनी हो तो मेरी शॉप से ही लीजिएगा। अच्छे डिस्काउंट पर अच्छी बुक्स मिलती हैं। कहते हुए युग हंस पड़ा। क्योंकि वह लड़की काफी डरी हुई थी, इसलिए युग उसे सहज कराने की कोशिश कर रहा था। जी बिल्कुल, लड़की ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। कभी आप शॉप पर आएंगी? अगर मैं ना हुआ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आई थी? ड्राइव करते हुए युग बोला। गीतिका शर्मा। सहमी सी आवाज में लड़की ने जवाब दिया। जी हाँ, ये लड़की कोई और नहीं, मीत की ममेरी बहन गीत थी। आप पुलिस स्टेशन से वापस कैसे जाएंगी? किसी को खबर कर दीजिए अपने घर पर। युग ने सुझाव दिया। मेरी सिस्टर है, आपने फोन कर दीजिएगा, वह मुझे ले जाएंगे। गीत ने ही हिचकते हुए कहा। जी क्यों नहीं, आप मेरा फोन लीजिए और आप उन्हें फोन कर दीजिए, और फोन करने के बाद नंबर भी डिलीट कर दीजिएगा। भाई आजकल भरोसा नहीं है, आपकी बहन को कोई और परेशान करे, मेरा नाम रख दे, इसलिए आप नंबर डिलीट कर दीजिएगा। युग हंसने लगा। थोड़ी देर में युग और गीत पुलिस स्टेशन पहुंच चुके थे। दोनों ने कंप्लेंट दर्ज करवाई। कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद गीत युग के साथ स्टेशन के बाहर आकर खड़ी हो गई और युग के फोन से मीत को फोन करके सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर मीत बहुत परेशान हो गई और तुरंत स्टेशन के लिए निकलने को तैयार हुई। अब आप जा सकते हैं, मेरी बहन आती होगी, गीत ने धीरे से कहा। हाँ जी, चले जाएंगे। एक बार आपकी बहन को आ जाने दीजिए, क्या पता इस बार कोई आपसे आपका ट्रॉली बैग भी छीन कर ले जाए, युग ने मजाकिया लहजे में कहा। उधर मीत कॉफी शॉप में समर्थ के साथ थी। गीत का फोन आने के बाद वह काफी आधे में ही छोड़कर चलने को हुई
तो समर्थ ने उसे रोका। क्या हुआ? आप इतना घबराते हुए कहाँ जा रही हैं? सब ठीक तो है ना? जी सब ठीक है। और नहीं भी ठीक है। मेरी सिस्टर आ रही थी, उसका पर्स चोरों ने उड़ा दिया। उसमें उसका मोबाइल और कैश सब कुछ था। अभी वह पुलिस स्टेशन में है। किसी लड़के ने उसे लिफ्ट दी है। मुझे जल्द से जल्द वहां पहुंचना होगा। मीत ने हड़बड़ी में कहा। अरे मैं चलता हूँ आपके साथ। अकेले कहाँ जाएंगी? समर्थ भी साथ चलने को उद्यत हुआ। अरे नहीं, आप रहने दीजिए, मैं मैनेज कर लूंगी। मीत ने आगे बढ़ते हुए कहा। अरे मैं चलता हूँ, मेरी थोड़ी पहचान वाले पुलिस वाले हैं, मैं उनसे बात भी कर लूंगा। समर्थ ने मदद का हाथ बढ़ाते हुए कहा। रिपोर्ट तो उसने लिखवा दी है, मुझे बस उसे लेने जाना है। अरे ऐसे रिपोर्ट लिखवाने से केस सुलझने लगे तो बन गया काम। यहाँ जुगाड़ काम करती है। ट्रस्ट मी, समर्थ ने जोर दिया। तो मीत भी मना नहीं कर पाई। वह समर्थ के साथ गाड़ी में बैठकर पुलिस स्टेशन के लिए रवाना हो गई, जहाँ पहले से ही युग और गीत मौजूद थे। मीत और समर्थ दोनों पुलिस स्टेशन की ओर बढ़ चले। आप रिलैक्स होकर बैठिए, अभी 10 मिनट लगेंगे, हम दोनों पहुंच जाएंगे। समर्थ ने मीत को शांत करते हुए कहा। क्या करूं, मुझे तो इस लड़की का समझ में नहीं आता। मैंने बोला था कि जब आना तब कॉल कर देना, मैं लेने आ जाऊंगी। लेकिन नहीं, मैडम को तो सरप्राइज देना था। हम लोगों से कह दिया कि रात को आ पाऊंगी और शाम को ही आ गई। हम सभी रिलैक्स होकर बैठे थे, अब लो उड़वा दिया पर्स। मीत बड़बड़ाए जा रही थी। अरे कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। समर्थ ने इतना ही कहा कि उसका फोन बज उठा। उसके किसी परिचित का फोन था। फोन उठाने से पहले ही समझ का चेहरा रिलैक्स था, लेकिन फोन उठाते ही उसके चेहरे पर चिंता के बादल उमड़ आए। नहीं, मैं अभी 10 मिनट में आता हूँ, मुझे बिल्कुल देर नहीं लगेगी आने में। समर्थ ने फोन काटते हुए कहा। समर्थ को परेशान देख मीत ने पूछा। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? इमरजेंसी आ गई है, मेरे ताऊ जी की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अभी निकलना होगा। माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए समर्थ ने कहा। ओ, ओके ओके, आप एक काम कीजिए, आप गाड़ी यहीं रोक दीजिए, मैं यहाँ से रिक्शे से चली जाऊंगी। मीत ने मौके की नजाकत को समझा। आई एम सॉरी, मैं आपको वहां तक छोड़ देता, लेकिन इस समय मेरे ताऊ जी के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। समर्थ ने गाड़ी रोकी। नो, इट्स ओके, आप जाइए और रिलैक्स रहिए। इतना परेशान होकर गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मुझे यहाँ से रिक्शा मिल जाएगा, मैं चली जाऊंगी। मीत जल्दी से गाड़ी से उतर गई। समर्थ भी बेहद घबराया हुआ था, उसने तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर दी और उसने युग को फोन लगाया। जल्दी से अस्पताल पहुंचे, ताऊ जी को हार्ट अटैक आया है, सिटी हॉस्पिटल में है। समर्थ ने घबराते हुए कहा। युग जो गीत के साथ खड़ा था, समर्थ की बात सुनकर घबरा गया। यार तू परेशान मत हो, मैं 5 मिनट में पहुंचता हूँ वहां पर। युग की बात सुन समर्थ ने फोन काट दिया। आई एम सॉरी मैम, एक बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन आ गई है, मुझे अभी यहाँ से निकलना है। आप चाहें तो एक बार अपनी सिस्टर को फोन कर लीजिए कि वह कितनी देर में आ रही हैं, फिर मैं यहाँ से निकलूं। चेहरे पर परेशानी के भाव लाते हुए युग ने कहा। मैं यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 2 मिनट में आती होंगी। इमरजेंसी है तो आप चले जाइए सर, यहाँ मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा अपना ही शहर है। गीत ने युग को परेशान देखकर कहा। आई एम सॉरी मैम, मुझे निकलना होगा, आप अपना ध्यान रखिएगा। कहते हुए युग जाकर गाड़ी में बैठ गया। इतने में वहां रिक्शे पर मीत आ गई। इधर मीत का आना हुआ, उधर युग का गाड़ी में बैठना हुआ। दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाए। समर्थ घबराया हुआ अस्पताल पहुंचा। रिसेप्शन पर पूछा तो उसके मामा जी का कमरा नंबर 17 था। जैसे ही वह कमरे में पहुंचा, उसने देखा उसके ताऊ जी यानी मिस्टर भुवन राय सिंह बिस्तर पर लेटे हुए थे। समर्थ आंखों में आंसू लेकर उनके पास जाकर बैठ गया। बड़े पापा, आप ठीक तो है ना? समर्थ ने धीरे से कहा। तो भुवन राय सिंह ने आंखें खोली। बड़े पापा नहीं सर, आंखें खोलते हुए भुवन राय सिंह ने कहा और मुस्कुराने लगे। मैं ठीक हूँ, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। भुवन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने आपको मना किया था ना कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, लेकिन आप मानते नहीं हैं। समर्थ ने डांटा। स्ट्रोक हल्का था, सही समय पर अस्पताल आने से खतरा टल गया। यह खतरा बाद में भी हो सकता है, इसलिए अब से आप लोग इनका ध्यान रखिए। इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस मत लेने दीजिए और इनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखिए, डॉक्टर ने कहा। सुना आपने, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है,
युग ने कहा। मैं तो कहता हूँ कि कंपनी की कुर्सी संभाल ले और मैं स्ट्रेस ना लूं, मगर यह है और इसके पिता दोनों मेरी सुनते ही नहीं है। भुवन सिंह ने शिकायती लहजे में कहा। सबसे पहले मैं आपको संभाल लूंगा, उसके बाद कुछ देखूंगा। समर्थ नाराज होते हुए बोला। एक काम कर, तू शादी कर ले, हम सबकी समस्याएं हल हो जाएंगी। भुवन सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। शादी भी कर लूंगा, पहले आप ठीक हो जाएं। माँ को फोन करूंगा आज, अब वही आकर आपको ठीक करेंगी। समर्थ ने भुवन सिंह को धमकाते हुए कहा। उसे मत बुला, मेरा बीपी बढ़ाने के अलावा और कोई काम नहीं करती है वह। कहते हुए भुवन सिंह हंस पड़े। सिंह परिवार मूलतः जयपुर का निवासी था। भूमर राय सिंह के पिता यहाँ एक छोटी सी मिल में बुनकर थे और उनके दोनों बेटे आकाश और भुवन उनके साथ यही काम करते थे। तब उन दोनों की उम्र 10 और 14 साल की थी। धीरे धीरे उन्होंने अपना काम छोटे स्तर पर ही शुरू किया और जयपुर से कपड़ा लाकर यहाँ बड़ी कंपनी को बेचने लगे। और धीरे धीरे उन्होंने अपना छोटा सा बिजनेस जयपुर में शुरू किया और उस छोटे से बिजनेस को एक शाखा परिधान फैब्रिक नाम से इसी शहर में एक छोटे कमरे से शुरू किया। भुवन राय सिंह यहीं इसी शहर में अपने पिता के साथ बस गए और आकाश राय सिंह यानी समर्थ के पिता अभी भी जयपुर में ही रहते थे। वहां वह परिधान बुनकर का काम देखते थे, जो परिधान फैब्रिक्स से ही जुड़ा हुआ था। समय के साथ साथ परिधान फैब्रिक्स एक अच्छी कंपनी के रूप में स्थापित हो गई। भुवन राय सिंह की अपनी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वह समर्थ को ही अपना बेटा मानते थे। वह चाहते थे कि अब समर्थ इस कंपनी को संभाल ले, मगर समर्थ के पिता का कहना था कि बिना अनुभव के कोई भी बिजनेस नहीं चला सकता है। इसलिए पहले समर्थ को कंपनी में एक छोटे कर्मचारी के तौर पर काम करना होगा, उसके बाद ही आगे की चीज संभाले। समर्थ ने यहीं इसी शहर से 12वीं तक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद वह दिल्ली बिजनेस की पढ़ाई करने चला गया। प्रैक्टिस के लिए उसने कई छोटी छोटी कंपनियों में काम किया, अपने जयपुर वाले बिजनेस को भी संभाला और अब अपने ताऊ जी के बार बार कहने पर वह यहाँ परिधान फैब्रिक में एक छोटे कर्मचारी के तौर पर काम करने लगा। समर्थ भुवन सिंह का भतीजा है, ये बात बहुत कम लोग जानते थे। कुछ ऐसे ही कर्मचारी जानते थे जो बहुत सालों से इस कंपनी में काम कर रहे हैं। लेकिन समर्थ ने सभी को हिदायत दे रखी थी कि कोई भी इस बात को जाहिर न होने दे, उसे एक सामान्य कर्मचारी की तरह ही काम करने दिया जाए। आज भुवन राय सिंह की तबीयत को खराब देखकर समर्थ के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर बड़े पापा को कुछ हो जाता तो। समर्थ बहुत परेशान हो उठा। देख, काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे जैसे कंपनी बढ़ रही है उसका लोड बढ़ रहा है। तू कंपनी को संभाल क्यों नहीं लेता? एम्प्लॉय बनकर चूहे बिल्ली का खेल खत्म कर। युग ने समर्थ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मैं ऐसे कंपनी नहीं ले सकता। इसमें ताऊ जी की, पापा की बहुत मेहनत लगी है और मैंने अभी किया ही क्या है। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। समर्थ ने अपनी बात रखी। तो फिर शादी कर ले। 32 साल का हो गया है और कब करेगा शादी? युग ने एक और सलाह दी। शादी? तू जानता है ना? समर्थ ने उसके चेहरे की ओर देखा। अगर वह लड़की कभी नहीं मिली तो क्या कभी शादी नहीं करेगा? कब तक इंतजार करता रहेगा उसका? और अगर मिल गई तो क्या गारंटी है कि वह तुझसे शादी कर लेगी? युग ने सवाल दाग दिया। ये सारी बातें मैं नहीं जानता, बस इतना जानता हूँ कि जिस दिन वह मुझे मिल जाएगी मैं खुद उसके घर जाऊंगा, उसके परिवार से उसका हाथ मांगने के लिए। समर्थ किसी कल्पना में था। अब यह सब फिल्मों में होता है कि लड़की के घर हाथ मांगने जाएं, जिससे कि लड़की के घर वाले राजी हो जाते हैं। और वैसे भी लड़के वाले कभी नहीं जाते लड़की के घर हाथ मांगने। युग ने झिझकते हुए कहा। बस एक बार मुझे उसके बारे में पता चल जाए, मैं तुम्हारी और इस दुनिया की यह रीत भी पलट दूंगा। समर्थ ने जुनून भरी आंखों से कहा। भुवन सिंह की तबीयत खराब होने के बाद कंपनी का पूरा काम इनडायरेक्ट समर्थ ही देखने लगा। सारा काम घर से ही कर रहा था ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले। और इन सब काम में उलझकर वह यह भी भूल गया कि संडे को मीत के साथ उसकी अपॉइंटमेंट थी। मीत भी सोच रही थी कि जब समर्थ उसे मिलेगा तो वह उसके ताऊ जी का हालचाल ले लेगी, मगर समर्थ संडे को नहीं आया। मीत के मन में शंका हुई कि कहीं कुछ ज्यादा दिक्कत तो नहीं बढ़ गई है। उसने थोड़ी हिम्मत करके क्लाइंट बुक से समर्थ का नंबर निकाला और उसे फोन कर दिया। सहयोग से फोन समर्थ की माँ ने उठाया था। फोन पर एक लड़की की आवाज सुनकर वह चौंक गई।
मीत को भी थोड़ा अजीब लगा कि उसकी माँ क्या सोचेंगी। समर्थ उस समय घर पर नहीं था, इसलिए मीत ने ताऊ जी का हालचाल लेकर फोन काट दिया। हे भगवान, वैसे भी मैं तो कहीं फोन नहीं करती हूँ, और कर भी दिया तो उसकी मम्मी ने फोन उठा लिया। वह क्या सोचेंगी मेरे बारे में। कौन डॉक्टर किसी पेशेंट को फोन करती है। मुझे तो बड़ा अजीब लग रहा है। मीत ने दांतों में उंगली दबाते हुए कहा। उधर समर्थ के घर आते ही उसकी माँ ने मीत के कॉल के बारे में बताया। मिस शर्मा से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है लगता है। तुम अपार्टमेंट पर क्यों नहीं गए? तो उसने फ़ोन कर दिया। माँ ने समर्थ के मन की बात जाननी चाही। अच्छी तो नहीं कह सकते हैं, मगर थोड़ी थोड़ी दोस्ती हो गई है। मेरी अपॉइंटमेंट थी और मैं भूल गया। आज शाम को मिल आता हूँ जाकर। और वैसे भी बड़े पापा के पास आप और पापा तो हैं ही। समर्थ ने दो टूक जवाब दिया और अंदर चला गया। समर्थ के पापा जरा पता लगाइए कि यह लड़की कौन है और दिखने में कैसी है। समर्थ की माँ ने कहा। आप तो रहने ही दीजिए, जवान लड़का है, किसी लड़की से बात भी नहीं कर सकता। आकाश राय सिंह ने अखबार के पन्ने पलटते हुए कहा। आपके बस का कुछ नहीं है, मैं भाई साहब से कहती हूँ, वह पता लगाते हैं। तो नकते हुए समर्थ की माँ अंदर चली गई। समर्थ ने मीत को कॉल किया और दोनों के बीच लंबी बात चली। समर्थ ने मीत को ताऊ जी की हेल्थ की पूरी अपडेट दी। मीत ने उसके सुबह से लेकर शाम तक के पूरे खाने का चार्ट बना दिया। उस हफ्ते दोनों के बीच हर रोज फोन पर बात होती रही। मीत ताऊ जी का हालचाल लेती और उनके खान पान को लेकर सलाह दे दिया करती थी। समर्थ भी सुबह शाम मीत को कॉल करके सारी डिटेल बताता था। बात खाने से लेकर हंसी मजाक तक हो जाती थी। अगले हफ्ते दोनों हॉस्पिटल में मिले। सॉरी मिस शर्मा, उस दिन मैं आपको बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी। चाय का सिप लेते हुए समर्थ ने कहा। इतने दिनों में दौड़ भाग में रहा और ऊपर से घर वालों ने शादी का इतना प्रेशर बना दिया। मुझे खुद बहुत स्ट्रेस हो गया। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साथ एक चाय हो जाए। और सॉरी डॉक्टर, मेरी डाइट की तो ऐसी की तैसी हो गई। कुल्हड़ खाली करते हुए समर्थ बोला। कोई बात नहीं, कल से हम नया रूटीन फॉलो करेंगे, मगर आपको इस बार बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहना है, मीत ने सख्ती से कहा। हाँ, ओके डॉक्टर मुगैम्बो, समर्थ ने शरारती अंदाज में कहा। दोनों हंसने लगे। शादी का प्रेशर? इसमें तो हालत ही खराब हो जाती है। याद है जब आप पहली बार मिले थे, मेरे ऊपर भी ऐसा ही प्रेशर था, इसलिए मैं आप पर गुस्सा हो उठी थी। मीत ने पुरानी घटना याद की। अरे पूछो मत, मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं बड़े पापा मेरी शादी करवा ही ना दें। समर्थ हंसा। वैसे आप शादी कर क्यों नहीं रहे हैं? कोई लड़की पसंद है क्या? मीत ने सवालिया नजरों से देखा। अब लड़का हूं तो लड़की ही तो पसंद होगी ना। समर्थ हल्का सा मुस्कुराया। अरे वाह, कौन है वो? मीत चहकी। बताऊंगा बताऊंगा मिस शर्मा, सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। बस उधर से कुछ डाउट क्लियर हो जाए, फिर बताता हूँ आपको। आपको नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा? समर्थ के चेहरे पर एक चमक थी। अच्छा, मुझे दावत जरूर देना, मीत ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा। दावत नहीं, सारा इंतजाम आप देख लेना मोहतरमा, कहते हुए समर्थ और मीत दोनों हंस पड़े। समर्थ और मीत के बीच दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी। दोनों हर हफ्ते अपॉइंटमेंट के लिए मिलते, मगर बातें कभी कॉफ़ी कभी चाय पर ख़त्म होती। दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि इनको मिले अभी 1 या 1.5 महीना ही हुआ है। उन्हें देखकर लगता मानो सालों की दोस्ती हो गई हो। उन दोनों की बढ़ती हुई दोस्ती को देखकर एक दिन नंदिता ने पूछ ही लिया। तुम दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है क्या? नंदिता ने मीत की आंखों में देखते हुए कहा। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे हर जगह खिचड़ी ही दिखाई देती है, मीत ने सफाई दी। बड़ा मेलजोल हो रहा है दोनों में, बस इसलिए पूछा। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, उसे ऑलरेडी कोई और लड़की पसंद है, इसलिए हम दोनों के बीच कुछ नहीं है, मीत ने स्पष्ट कहा। कौन है वह लड़की? क्या नाम बताया उसने? नंदिता ने पूछ लिया। नाम तो नहीं बताया, हाँ मगर प्रॉमिस किया कि उधर से डाउट क्लियर होने पर सबसे पहले उस लड़की के बारे में मुझे ही बताएगा, मीत ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे पागल, वह तेरी ही बात कर रहा होगा, नंदिता झट से बोली। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ऐसा कुछ नहीं है, अभी हमें मिले कितना समय हुआ है, मीत हिचकिचाई। मैं तुझसे शर्त लगा सकती हूँ कि वह तेरे बारे में ही बात कर रहा था। नहीं मानती तो आजमा के देख लेना, नंदिता ने अपनी बात कही और वहां से उठकर चली गई।
उसकी बात सुन मीत सोच में पड़ गई। उधर यू ताऊ जी का हालचाल लेने घर आया हुआ था। दोनों दोस्त हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे। समर, तुझे मैं किस भाषा में समझाऊं? क्यों उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ है? इसके बारे में ना तो तू जानता है और ना उसकी कोई खोज खबर है। ताऊ जी अंदर बता रहे थे कि उसकी किसी दोस्त की बेटी है, अच्छी लड़की है। यार फोटो देखी है मैंने, बहुत सुंदर है, शादी कर ले यार। युग का लहजा गंभीर था। सुंदरता देखकर शादी नहीं होती, समर्थ ने एकदम से कहा। मगर सुंदरता देखकर प्यार तो हो जाता है ना? समर्थ की बात काटते हुए युग ने कहा। मतलब? समर्थ ने सवालिया चेहरे से पूछा। मतलब तू अच्छी तरह से जानता है, जिस लड़की की तू बात कर रहा है उसे तूने बस कुछ 2-3 बार देखा है। देखने भर से ही तो तुझे प्यार हो गया? दूर से देखने में तुझे क्या उसके अंदर की अच्छाई पता चल गई? युग ने कड़क आवाज में जवाब दिया। कुछ चेहरे सुंदरता के मोहताज नहीं होते। तू मेरी बात कभी नहीं समझेगा, क्योंकि तूने उसे देखा नहीं है। वह सादगी जो मैंने उसकी आंखों में देखी थी, वह मासूमियत जो मैंने उसके चेहरे पर देखी थी, वह मैंने आज तक कभी किसी के चेहरे पर नहीं देखी। वीर जारा में जो शाहरुख खान कहता है ना, ऐसा तो नहीं था कि इससे ज्यादा खूबसूरत लड़की मैंने देखी नहीं थी। पर पता नहीं क्यों उसके चेहरे से मेरी नज़र हटती नहीं थी। इन लाइनों का मतलब मुझे उस लड़की को देखने के बाद ही समझ में आया। समर्थ अपने ख्यालों में होते हुए बोला। ओ मेरे जयपुर के वीर, मत ढूंढ इस शहर में अपनी जारा को। तेरी भी जारा कहीं पाकिस्तान में ना निकले, युग ने ताना देते हुए कहा। मेरा दिल कहता है वह मुझे जरूर मिलेगी। मुझे अब तक याद है जब मैंने पहली बार उसे मंदिर में उस भजन को गाते हुए सुना था। छोटे बच्चों को कितनी सादगी से भजन सुना रही थी, ना कोई दिखावा ना कोई छल कपट। समर्थ उस अजनबी लड़की की याद में खो गया कि कैसे उसने उसे पहली बार मंदिर में देखा था। वो घुंघरुओं सी आवाज, वो सादगी भरी आंखें और मासूमियत भरा चेहरा जो बार बार समर्थ की आंखों के आगे आ रहा था, वह चेहरा किसी और का नहीं बल्कि गीत का था। मीत की कजिन गीत का। गीत आज सुबह सुबह ही मीत के घर आई। वह सबके लिए कुछ न कुछ लाई थी। वह आते ही अपनी बुआ यानी नीरजा के गले लग गई। बुआ बुआ, आपके खाने को मैंने बहुत मिस किया, गले लगते हुए गीत ने कहा। पनीर की पकौड़ियाँ बना रही हूँ तेरे लिए, मन भरकर खाना। अपनी उस न्यूट्रिशन बहन की बात मत सुनना, मुंह बनाते हुए नीरजा ने कहा। लगता है फिर से झगड़ा हो गया आप दोनों का। गीत ने छोरी पकड़ ली। अब तुम समझाओ इसे, मेरी दोस्त का बेटा है, फॉरेन सेटल है, इतने अच्छे रिश्ते को मना कर रही है। नीरजा ने शिकायती लहजे में कहा। अच्छा मैं बात करती हूँ, कहते हुए गीत मीत के कमरे में गई। संयोग से मीत उस समय समर से फोन पर बात कर रही थी। गीत को आता देख मीत ने फोन काट दिया। आ गई तुम? मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मीत हड़बड़ा गई। वेट तो मेरा कर रही थी, मगर बात किससे कर रही थी जो मेरे आते ही फोन काट दिया? गीत ने शंका भरी नजरों से देखा। किसी से नहीं, बस एक दोस्त है। तुम बताओ, पर्स मिला तुम्हारा? मीत ने बात को घुमाया। पर्स तो मिलने से रहा, उसे छोड़ो तुम। ये बताओ ये कौन सा दोस्त है जिसे मैं नहीं जानती? गीत ने दोबारा सवाल किया। ऐसा कुछ नहीं है, बस एक क्लाइंट है, उसी का कॉल था। मीत ने टाल मटोल किया। अगर क्लाइंट है तो इस टाइम क्यों फोन कर रहा है? तुम सीधे सीधे बताती हो कौन है ये, वरना मैं बुआ जी को बताऊं। गीत ने धमकी भरे अंदाज में कहा। ठहर जा बुआ जी की चमची, एक क्लाइंट है बस, उससे थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती है। हम उम्र है इसलिए थोड़ा फ्रेंडली नेचर है, इसलिए कभी कभी कॉल आ जाता है। आजकल उसके ताऊ जी की तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ा हालचाल ले लेती हूँ। मीत ने धीरे से कहा। तो इसमें छुपाने वाली क्या बात थी? नाम बताओ क्या है उसका, करता क्या है, एज कितनी है, सब बताओ मुझे, गीत ने कड़क होते हुए कहा। इतना सब कुछ जानकर तुम क्या करोगी? मीत ने सवाल किया। जितना पूछा है उतना जवाब दो, गीत फिर से कड़क होते हुए बोली। समर्थ नाम है उसका, किसी कंपनी में काम करता है, उम्र 32, बाकी मैं ज्यादा नहीं जानती। मीत ने एकदम से कहा। कब से जानते हो एक दूसरे को? मीत के चेहरे की तरफ घूरते हुए गीत ने सवाल किया। तू इतना इन्वेस्टिगेशन क्यों कर रही है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मीत ने हैरानी से पूछा। क्योंकि मुझे लगता है यही वह वजह है जिसकी वजह से तू शादी नहीं कर रही है। बुआ जी बता रही थी बाहर अच्छे अच्छे रिश्ते मना कर रही हो। अगर लड़का पसंद है, तुम्हें घर बताने से दिक्कत क्या है?
गीत ने भौहें उचकाते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, ज्यादा दिमाग मत चला अपना। बस एक क्लाइंट है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत बात हो जाती है, इसका मतलब यह नहीं कि। मीत ने सफाई दी। आर यू श्योर? सवालिया नजरों से गीत ने मीत की ओर देखा। यह कैसा सवाल हुआ? मीत हड़बड़ा गई। अब तो यह सवाल रोज पूछा जाएगा, इसलिए खुद को तैयार रखना जवाब देने के लिए। गीत हंसने लगी। इतनी देर में नीरजा चाय और पकौड़ी लेकर अंदर आ गईं। अब बातें बाद में, पहले पकौड़ियाँ खा लो। ट्रे रखते हुए नीरजा ने कहा। आज तो पकौड़ियाँ खिला दो बुआ जी, मगर बहुत जल्दी मिठाई खिलानी पड़ेगी। मीत की ओर देखते हुए गीत ने कहा। किस बात की मिठाई? नीरजा ने हैरानी से पूछा। अपनी मीत की शादी की मिठाई। मीत की ओर शरारती नजरों से देखते हुए गीत ने कहा। तो वह सकपका गई और उसे चुप रहने का इशारा किया। मेरे नसीब में कहा, मैं तो कितने सालों से सोचती आ रही हूँ कि तुम दोनों की शादी हो जाए, फिर मुकुल के लिए अच्छी लड़की देखूं। मगर पता नहीं क्या लिख कर आई हूँ मैं अपनी किस्मत में। मेरी सभी सहेलियों के बच्चों की शादी हो गई है। तुम दोनों की भी सारी सहेलियों की शादी हो गई है, उनके बच्चे भी हो गए। मुकुल के दोस्त के बच्चे तो स्कूल भी जाने लगे। नीरजा उदास होकर कहने लगी। क्या शादी के अलावा दुनिया में कोई और बात नहीं रह गई करने के लिए? मीत चिढ़ते हुए बोली। बुआ जी, आप परेशान मत हो। इस साल सब कुछ सही होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। वैसे पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। गीत ने माहौल को समझते हुए कहा। टिफिन में पैक किए दे रही हूँ, नीरज को दे देना, उसे बहुत अच्छे लगते हैं। नीरजा उठते हुए बोली। हाँ बुआ। गीत चहकी। नीरजा बाहर किचन की ओर चली गई। मीत, तुम इतना चिड़चिड़ाने क्यों लगी हो? अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो साफ साफ बता दो। अगर नहीं पसंद है तो जो रिश्ता बुआ जी बता रही हैं, वहाँ एक बार देख लो, समझ लो। उनके दोस्त का बेटा है, सब कुछ अच्छा है, अच्छी फैमिली है, लड़का सेटल्ड है। मुझे तो तुम्हारी ना की कोई और वजह लगी नहीं रही है। गीत ने मीत को समझाने के लहजे में कहा। मुझे कोई लड़का पसंद नहीं है, और होगा भी तो मैं सबको बता दूंगी। रही बात शादी की, तो उसे ना करने की मेरी अपनी वजह है। मीत थोड़ा उदास हो उठी। मैं तुम्हारी वजह को अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम यही सोचती हो ना कि शादी के बाद बुआ जी और फूफा जी का ख्याल कौन रखेगा? हम लोग हैं ना, माँ है, पापा है, मुकुल भैया हैं। क्या हम सब अलग अलग हैं? हम सब एक परिवार हैं। गीत ने सहज भाव से कहा। ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी तुम्हें या मुकुल भैया को अपने से अलग नहीं समझा। लेकिन तुम खुद ही सोचो, यहाँ से सब कुछ छोड़कर मैं विदेश कैसे बस जाऊं? मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं नहीं रह पाऊंगी तुम सबके बिना। मीत भावुक हो उठी। पागल, ऐसे नहीं करते। अगर तू इस विदेश वाले लड़के से शादी नहीं करना चाहती है तो हम कोई और रिश्ता लेकर आएंगे। मगर तुम शादी के लिए राजी तो हो, और खुलकर बताओ कि तुम्हें कैसा लड़का चाहिए। गीत ने मीत का हाथ पकड़ते हुए पूछा। शादी किसी के रुतबे और पैसे से नहीं की जाती है। शादी के बाद दो लोगों को पूरी जिंदगी साथ रहना होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसा इंसान मेरी जिंदगी में आए जो मुझे समझे, एक दोस्त की तरह हमेशा मेरे साथ खड़ा रहे। मैं सिर्फ अपनी ही परेशानी ना कह सकूं, वह अपनी भी परेशानियां मुझसे साझा करे। जैसे मैं उसके परिवार को अपनाऊं, वैसे ही वह भी मेरे परिवार को अपनाए। वह मेरे साथ इसलिए शादी ना करे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या करती हूँ, बल्कि इसलिए करे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसी हूँ। मीत ख्यालों में खोसी गई थी। सोच कर देखो, शायद कोई शख्स तुम्हारे आसपास ऐसा हो। गीत ने धीरे से कहा। अगर मुझे कोई ऐसा मिलेगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगी। मीत धीरे से मुस्कुराई। हाँ, मुझे बताना, छुपाना कुछ भी मत। और अगर मुझे पता चला कि तुम चोरी छुपे कोई खिचड़ी पका रही हो तो तुम्हारी खैर नहीं। घड़ी देखते हुए, 8 बज चुके हैं, अब मैं निकलती हूँ। गीत ने उठते हुए कहा। मगर अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं, क्लासेस तो 10 बजे शुरू होंगी। मीत ने सवाल किया। अरे उस दिन वो जिन्होंने मेरी मदद की थी, उन्होंने मुझे 1000 रुपए दिए थे मेरे पर्स चोरी होने के बाद। उनके वापस करने हैं। गीत ने यू को याद करते हुए कहा। फोन नंबर मालूम हो तो यूपीआई कर दो। मीत ने सुझाव दिया। फोन नंबर तो नहीं मुझे पता, मगर उन्होंने अपनी दुकान का एड्रेस दिया था। मुझे कुछ बुक्स भी लेनी है, इसी बहाने उनके पैसे भी दे दूंगी और बुक्स भी ले लूंगी। गीत ने चलते हुए कहा। संभल कर जाना, इस बार पर्स दान मत कर देना। मीत ने मजाक करते हुए कहा। गीत उसकी बात पर हंसती हुई बाहर निकल आई
उसने अपनी जेब से कार्ड निकाला जिस पर लिखा था स्टोरी टेलर ट्रेजर। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।